हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं जो टीजीटी 2016 का कॉमर्स सब्जेक्ट का पेपर। सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और जिस क्वेश्चन में हमें डिटेल की जरूरत होगी वहां पर डिटेल भी पढ़ेंगे। उसके लिए मैंने एक अलग से डॉक्यूमेंट भी रखा है आपके लिए, तो वो भी आपके बहुत काम आएगा और जिसको जरूरत होगी वो मुझे व्हाट्सएप करेगा, उसको मैं उसका पीडीएफ भेज दूंगा। बेटा, एक वस्तु की बिक्री बढ़ाने का सर्वोत्तम माध्यम यानी कि द बेस्ट मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स ऑफ एन आर्टिकल, सेल बढ़ाने के लिए जो सबसे बड़ा साधन है, सबसे बड़ा मीन्स है, वो एडवर्टीजमेंट ही है। इसके अलावा तो कोई और है ही नहीं। तो इसका ऑप्शन आएगा सी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, प्रोपोगेटेड बाय, यानी कि ये किसने दिया था? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ये पीटर एफ ड्रकर ने दिया था। ये पीटर एफ ड्रकर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट एजुकेशन में, जिसको आपको पढ़ना भी चाहिए, चाहे समराइज पढ़ो लेकिन जरूर पढ़ो। इसके क्वेश्चन पीटर एफ ड्रकर के रिलेटेड जो पॉइंट्स होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 2-3 पॉइंट्स मैं ऐसे बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनमें से बहुत सारे, एक क्वेश्चन लगता है, काफी सारे क्वेश्चन लग जाते हैं। तो इसका डी आंसर आएगा बेटा। ये मुझे जरा बेटा कहने की आदत है, इसको आप प्लीज फील ना करें। एक अंकेक्षक, अंकेक्षक कौन होता है? ऑडिटर। ऑडिटर का क्या काम है? ऑडिटर कंपनी के, फर्म के अकाउंट्स को क्या करता है, उसमें ये देखता है कि कोई गलती तो नहीं है। एक तो एरर का पता लगाता है, एक फ्रॉड का पता लगाता है। एरर का पता लगाता है और फ्रॉड का पता लगाता है। कैश का कोई मिस एप्रोप्रिएशन तो नहीं हुआ, कैश में कोई घपला तो नहीं कर दिया, गुड्स जो दुकान पे दिखा रखा है और जो बुक्स में है वो बिल्कुल सेम है या नहीं है, ठीक है ना। तो इन सब का ही पता लगाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का भी, गुड्स का भी, कैश का भी, सबका पता लगाता है। तो इसलिए उसका आंसर होगा डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहां पर ध्यान दिया करो, एमसीक्यू में जल्दीबाजी में हम नॉट पढ़ना भूल जाते हैं और उल्टा ही आंसर लिख के आता है। नॉट ए सोशल इविल ऑफ मनी, मनी की सामाजिक बुराई नहीं है। कौन सी नहीं है? मनी की सामाजिक बुराई कौन सी नहीं है? देखो, फ्रॉड, मनी की वजह से मर्डर्स होते हैं, करप्शन होता है, ये सब होते हैं, लेकिन ट्रेड साइकिल मनी का रोल नहीं है इसके अंदर। तो यहां पर आंसर होगा ए। Which of the following is not a measure of dispersion? Dispersion, अपकिरण, अपकिरण की एक माप नहीं है। कौन सा नहीं है? तो बेसिकली क्या होता है, इसके बारे में भी आपको एक थ्योरी पढ़नी चाहिए। मैं आपको जरा देता हूं, एक मिनट, मैंने इसके लिए भी नोट किया था अलग से। चलो आगे आएगा, वो आगे आएगा, उसे भी देखेंगे बेटा। डिस्पर्शन और स्केवनेस, ये दो अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो स्केवनेस इज नॉट ए पार्ट ऑफ डिस्पर्शन, तो नॉट ए मेथड ऑफ डिस्पर्शन पूछा गया तो स्केवनेस यानी कि विषमता ही इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंतिम ऋणदाता, अंतिम ऋणदाता क्या होता है? लैंडर टू लास्ट रिजोर्ट, यानी कि जब लास्ट कोई चारा नहीं बचता तो गवर्नमेंट हो या अदर बैंक्स हो, कॉमर्शियल बैंक्स हो, किसके पास जाते हैं पैसे के लिए? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाते हैं। तो इसका आंसर भी होगा ए। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज रिप्लेस्ड बाय, प्रतिस्थापित का मतलब इसके बदले, किसके बदले? योजना आयोग। योजना आयोग के बदले कौन आया? नीति आयोग आया। नाम चेंज हुआ, कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ फंक्शंस चेंज हुए हैं, तो अब आया है नीति आयोग। तो इसका आंसर रहेगा सी।
क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में भी, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में भी जो डाटा होता है, डाटा मतलब एज का, हेल्थ का, एजुकेशन का, वो ज्योग्राफिकल हो सकता है यानी कि एक एरिया का और दूसरे एरिया का, वो क्वालिटेटिव हो सकता है, वो क्वांटिटेटिव हो सकता है, तीनों ही हो सकता है। डाटा तीनों के बेस पे बन सकता है बेटा। तो इसलिए यहां पर उपयुक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव, डी आंसर आएगा। 9, कौन से तलपट तैयार करने के लिए आधार होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए देखो हमने एक सीरीज पढ़ी हुई है, जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस का जो बेस होता है वो कौन होता है? लेजर होता है। लेजर के बेस पे लेजर अकाउंट्स हमें मिलेंगे, तब जाके हम बना पाएंगे ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस का बेस क्या हुआ? लेजर यानी कि खाता बही। तो आंसर होगा बी। सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन, यानी कि अल्टरनेटिव्स आपके पास अवेलेबल हैं और उसमें से आपको छांटना हो। अल्टरनेटिव्स आपके पास अवेलेबल हैं, उसमें से आपको छांटना हो, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। वहां पर डिसीजन लेना शुड बी बी। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हमें पढ़नी चाहिए। मैंने कुछ लिखा है इसके ऊपर, तो जरा 1 मिनट होल्ड करो, जरा इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट वेट करो, बस रुको जरा, सब्र करो। ये लो, सिलेक्ट पीडीएफ फाइल। नो, हमें देखनी है वर्ड टू पीडीएफ, वर्ड टू पीडीएफ, वर्ड टू पीडीएफ। सिलेक्ट वर्ड फाइल, डेस्कटॉप, कन्वर्ट टू पीडीएफ। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के बारे में आपसे मैं आज बात करूंगा, तो इसलिए मैं इसकी डिटेल दूंगा। कुछ चीजें की डिटेल मैं आपको दूंगा, जरूर डिटेल पता होगी। खाली क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, पूरे पूरे कंसेप्ट भी हमको आज कवर करने हैं। यह आ गया बेटा हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। ये जॉर्ज एल्टन मेयो, ये इन्होंने बनाया, इन्होंने इसको प्रतिपादित किया। ये इनका एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने 6 फीमेल वर्कर्स के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने उनकी वर्किंग कंडीशन को चेंज किया, यानी कि जो काम वो कर रहे थे उनके काम को लगातार चेंज करते रहे और फिर देखा कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पता चला कि उन वर्कर्स के मोराल में और प्रोडक्टिविटी में काफी डिफरेंस आया। सारे डिफरेंट काम देने के बाद हमने उनको जब उन्हीं के काम पे वापस लौटाया, ठीक है ना, काम पहले उनके चेंज कर दिए, फिर बाद में हमने उनको उन्हीं के काम पे लगाया जो पहले वो कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत ज्यादा करेज से, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से वो काम किया। ठीक है, यानी कि कंडीशन चेंज करने से ये इफेक्ट पड़ता है। ये था हॉथॉर्न एक्सपीरियंस। जॉर्ज एल्टन मेयो ने इस एक्सपेरिमेंट को लिखा था। एट द एंड ऑफ द 5 years period, the female workers working conditions reverted back to the condition before the experiment। यानी कि एक्सपेरिमेंट से पहले जो कंडीशन में कर रही थी काम, वो वापस उसमें रिवर्ट हो गई है। Unexpectedly, the workers' morale and productivity rose to levels higher than before। यानी कि पहले वो ये काम कर रही थी, बाद में उनको हमने ये काम दे दिया। जब यहां से वो वापस इसमें गई तो वो बेटर मोराल के साथ आई वापस।
तो ये इनका था, इनको डिटेल पढ़ लेना। ये पीडीएफ भी अवेलेबल है जो आपको मिल जाएगी बेटा। तो थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, समराइज तो जरूर पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ रटते रहो, रटने से काम नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो 11th का हॉथॉर्न परीक्षण किसने किया? जॉर्ज मेयो ने किया, मेयो। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। जॉर्ज एल्टन मेयो था ना, हाँ, तो आंसर हो जाएगा ए। नाम देखो मेयो सब में है पर उसमें एल्टन है, ये चीज ध्यान देने वाली है। जॉर्ज एल्टन मेयो, तो ये कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है। 12th, प्रमाणन मतलब वाउचिंग। वाउचिंग क्या होता है? जो ऑडिटर्स होते हैं, ऑडिट करते हुए वो वाउचर्स की चेकिंग करते हैं, जांच करते हैं, ठीक है। तो वो जांच वाउचिंग से किसकी होती है? जब वाउचर्स होते हैं तो वाउचर से वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज की, यानी कि मेनली जर्नल वाली बुक्स की, प्राइमरी बुक्स की जांच होती है। तो इसका आंसर होगा ए। सीआईएफ की फुल फॉर्म, तो सीआईएफ की पहले डिटेल देंगे आपको। कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, ये एक इंटरनेशनल शिपिंग एग्रीमेंट है। ये टर्म इंपोर्ट एक्सपोर्ट में यूज की जाती है बेटा, सीआईएफ। और एक ये एग्रीमेंट है विच रिप्रेजेंट the charges paid by seller to cover the cost, insurance and freight of the buyer's order while the cargo is in transit। अगर सामान रास्ते में है, कार्गो रास्ते में है, तो ये 3 खर्चे सेलर बायर से कवर करेगा, क्योंकि वो बायर के लिए उसने खर्च किए हैं। ये उसका एग्रीमेंट है कि वो उससे कवर करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा डिटेल भी चाहिए ना, क्वेश्चन तो खाली फुल फॉर्म पूछा है, लेकिन पता भी तो सीएफ होता क्या है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कोऑर्डिनेशन, समन्वय। कोऑर्डिनेशन में क्या क्या चीजें शामिल हैं? बेसिकली क्या होता है? कोऑर्डिनेशन तब होता है जब, देखो, ये अलग अलग वर्कर्स काम कर रहे हैं, लेकिन अगर सबका ऑब्जेक्टिव यही है तो वो कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, यानी कि यूनिटी ऑफ पर्पस होगा, यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव होगा, तो कोऑर्डिनेशन का वो एलिमेंट बन जाएगा। तो यहां पर आंसर बी आएगा। एवरी कंपनी हैज टू फाइल विद रजिस्ट्रार ए कॉपी ऑफ। हर कंपनी को रजिस्ट्रार के पास एक कॉपी रखनी पड़ती है। किस चीज की कॉपी रखनी पड़ती है? रजिस्ट्रार के पास उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कॉपी रखनी पड़ती है। और इसकी डिटेल मैं आगे दूंगा आपको, इसकी डिटेल भी आएगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर रहेगा सी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आदत वे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट क्या है? ये पर्सनल अकाउंट होता है। देखो, जितने भी आउटस्टैंडिंग होते हैं, प्रीपेड होते हैं, एक्रूड होते हैं, एडवांस होते हैं, एक्सपेंसेस और इनकम के जितने भी ये पोर्शन होते हैं, ये सब पर्सनल अकाउंट होते हैं, व्यक्तिगत खाते। क्योंकि इनके पीछे कोई ना कोई पर्सन छुपा है, इनका नाम रिकॉर्ड करना पड़ेगा। या तो आपने उनके पैसे रोक लिए या आपने उनको एडवांस में दे दिए, दोनों ही कंडीशन में आपको नाम लिखना पड़ेगा, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट का पार्ट बन जाते हैं। तो पर्सनल अकाउंट मतलब सी। अब 17 क्वेश्चन, 17। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू इन रिलेशन टू इंडियन एग्रीकल्चर? इंडियन एग्रीकल्चर के संबंध में क्या चीज बिल्कुल सही है? लैंड होल्डिंग साइज इज बिग, गलत बात।
हर एक के पास होल्डिंग साइज बड़ा हो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट प्रोक्यूर्स द होल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, गवर्नमेंट भी नहीं लेती सारा प्रोड्यूस, ठीक है ना। सारे तो सारे हैं, जब ये दो नहीं है तो सारे कवर इन होंगे। लेकिन लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो इन एग्रीकल्चर, यानी कि हमारे यहाँ इंडिया में जो एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी है, या बोलूं कि पर यार्ड या पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो कम है और कंट्रीज के कंपैरिजन में। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है बेटा। एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स डू नॉट इंक्लूड, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव, एडवर्टाइजिंग के क्या उद्देश्य हैं वो तो पता है, लेकिन क्या उद्देश्य नहीं है। सूचना देना ये तो उद्देश्य है, आपको एडवर्टाइज कर करके आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन कर देंगे, ये भी सही बात है। जागरूकता बढ़ाते हैं उनका उद्देश्य है, लेकिन मनोरंजन करना उनका उद्देश्य नहीं है। वो बात अलग है कि कुछ कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसे होते हैं जिससे हमारा एंटरटेनमेंट हो जाता है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट का उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पर हम सी आंसर लिखेंगे। जर्नल एक पुस्तक है, पहली प्रविष्टि की, बिल्कुल सही बात है। ओरिजिनल एंट्री भी इसी को बोलते हैं। डेट वाइज भी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, जहां पर डेट वाइज एंट्री रिकॉर्ड होती है उसको क्रोनोलॉजिकल ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होती है, एक ही बात है। फर्स्ट एंट्री भी है, तो तीनों है, तो ऑल ऑफ द अबव डी आएगा इसके अंदर। 20 क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, प्रोडक्शन, वेट एटसेट्रा इज नोन एज। अगर किसी भी डाटा को क्लासिफाई किया जाए, इनकम, प्रोडक्शन यानी कि आय, उत्पादन, भार, वेट, अगर इस हिसाब से उसको क्लासिफाई किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो ज्योग्राफिकल तो एरिया के हिसाब से होता है, ठीक है ना। तो यहां पर आएगा क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी के हिसाब से, वजन हो गया या कितनी यूनिट आपने बनाई या इनकम हो गई, क्योंकि इन चीजों को आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, इसलिए क्वांटिटेटिव वर्गीकरण है, मात्रात्मक वर्गीकरण है। ये बी आंसर आएगा इसका। एक पंजीकृत फर्म यानी कि पार्टनरशिप फर्म अगर रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर वो रजिस्टर हो जाए तो पार्टनर क्या क्या कर सकते हैं, फर्म के खिलाफ केस कर सकते हैं, दूसरे पार्टनर्स के खिलाफ केस कर सकते हैं, थर्ड पार्टी के खिलाफ भी केस कर सकते हैं। तीनों ही सही है इसके, इसका आंसर डी आएगा। 22 on the admission of a new partner, the increase in the value of an asset is credited to। अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है तो और हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है वर्ड, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो डी आएगा। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मींस, डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि हर किलोमीटर के अंदर एवरी स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, उसे बोलते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो इसका डी आंसर आएगा। 24 अंडर विच ऑफ द कॉस्ट डिफरेंसेस इंटरनेशनल ट्रेड वुड नॉट टेक प्लेस। बेटा कॉस्ट डिफरेंसेस के लिए हम एक इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। बेसिकली बात क्या है, अगर दो देशों के बीच में ट्रेड होना है तो दोनों की अपनी ज्योग्राफिकल, सोशल, इकोनॉमिक कंडीशन अलग अलग है, इन दोनों का एनवायरनमेंट अलग अलग है, वातावरण अलग है, तो जिसकी वजह से किसी चीज के प्रोडक्शन में एक देश को एडवांटेज है, दूसरा देश उसमें डाउन है, और दूसरी चीज के प्रोडक्शन में ये देश एडवांटेज में है, दूसरा देश डाउन है। ऐसा होता है, उनको उस चीज की लागत कम पड़ती है। अगर ऐसा होगा तभी तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, अगर इनमें डिफरेंस होगा ही नहीं, यानी कि कॉस्ट, एक चीज की कॉस्ट इक्वल पड़ रही है, यानी कि
इसको भी 10 रुपए पड़ रही है, उसको भी 10 रुपए पड़ रही है। जब कॉस्ट इक्वल होगी तो आपस में ट्रेड कहां होगा, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल ट्रेड वुड नॉट टेक प्लेस इन केस ऑफ एक समान लागत, यानी कि इक्वल कॉस्ट पड़ेगी अगर, तो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा। इसके लिए आप एक बार थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट थोड़ा सा समराइज कर लेंगे एक बार। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ये बहुत इजी लिखा हुआ है। द फंडामेंटल कोज ऑफ इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन, क्योंकि हर कंट्री का अपना एक स्पेशलाइजेशन होता है कि उस चीज का प्रोडक्शन जो है उसी कंट्री में होगा। एंड हेंस इंटरनेशनल ट्रेड इज द डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि अगर हर कंट्री को एक चीज के लिए बनाने के लिए अगर अलग अलग कॉस्ट पड़ रही है, लागत कम ज्यादा होती है, तभी तो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, तभी तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। इट इज द रिलेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट which determine the products to be produced by different countries। हर देश उस गुड्स को क्यों बनाएगा, क्योंकि मेरे को एक चीज 10 की पड़ रही है, दूसरे देश को वो चीज 12 की पड़ रही है, मैं वो देश मेरे से डिमांड कर रहा है, या तीसरा जो कंट्री है वो खरीदना चाहता है, तो वो उससे नहीं खरीदेगा, वो मेरे से खरीदेगा, इसलिए मैं उसी चीज का प्रोडक्शन करूंगा क्योंकि मुझे एडवांटेज है, मेरी कॉस्ट कम पड़ रही है, ठीक है ना। तो ऑन अकाउंट ऑफ इक्वल कॉस्ट डिफरेंस, अगर कॉस्ट डिफरेंस बिल्कुल इक्वल है, सो देयर इज नो रीजन फॉर अंडरटेकिंग स्पेशलाइजेशन, हेंस ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज विल नॉट टेक प्लेस, यानी कि उनके बीच में कोई स्पेशलाइजेशन नहीं हुआ, इसलिए ट्रेड भी, व्यापार भी उनके बीच में नहीं होगा। तो डिटेल में पढ़ने का ज्यादा ही आनंद है बेटा। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेजर पोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, लेजर पोस्टिंग क्या चीज है बेटा, जब लेजर बनाते हैं तो इसका मतलब हम डिफरेंट अकाउंट्स को अलग अलग क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग मतलब एक ट्रांजैक्शन को 2 टुकड़ों में बांट देते हैं। जैसे राम डेबिट टू सेल्स है तो राम का अकाउंट अलग बन गया, सेल्स का अलग बन गया, तो इट्स ए पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग। जब हम अकाउंटिंग का प्रोसेस करते हैं तो उसके अंदर क्लासिफिकेशन के अंदर हम पढ़ते हैं लेजर बनाना। तो वर्गीकरण मींस क्लासिफिकेशन, और इसी के अंदर आता है लेजर पोस्टिंग, तो इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉमनली नोन एज, जर्नल से लेजर में जब एंट्री डालते हैं तो बोलते हैं पोस्टिंग करना, पोस्टिंग, इसका आंसर होगा सी। लेजर पोस्टिंग बोलते हैं ना, लेजर पोस्टिंग का मतलब क्या होता है, जर्नल से लेजर में एंट्री लिखना। एडवर्टाइजिंग कैन बिकम लाइफ एंड डेथ मैटर, यानी कि कौन सी ऐसी मार्केट फॉर्म है जिसके अंदर एडवर्टाइजिंग के बिना तो कुछ है ही नहीं, एडवर्टाइजिंग ही सब कुछ है, वो होती है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत ही थोड़े sellers, a few sellers, a few producers, ठीक है। मतलब कि डिओपोली होती है, इसके 2 सेलर होते हैं, ओलिगोपोली जिसमें कुछ सेलर्स होते हैं। जब किसी चीज को बनाने वाले कुछ ही सेलर्स होंगे, जैसे कि मैं आपका एग्जांपल लेता हूं, ये जो सिम कार्ड हम यूज करते हैं, मोबाइल नेटवर्क एयरटेल का है, जियो का है, वोडाफोन आइडिया का है, तो ये बहुत ही कम सेलर्स हैं। मेरे को तो 4-5 याद आ रहे हैं, BSNL का है तो 5-6 हो जाएंगे, हद से 10 हो जाएंगे, तो ये अ फ्यू सेलर्स हैं। इनके बीच में कंपटीशन बड़ा स्टिफ है। अगर एक ने 3 महीने का रिचार्ज 500 रुपया करा तो दूसरा हाथों हाथ उसे 488 का या कुछ दिन बढ़ा देगा, या डाटा आपस में, मतलब इनका प्राइसिंग डिसीजन भी दूसरे पे एकदम इफेक्ट डाल देता है, और ये बहुत जबरदस्त एडवर्टीजमेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट का। जहां पर प्रोड्यूसर्स कम होते हैं, एडवर्टाइजिंग मेन जरिया होता है कस्टमर की अटेंशन पाने का। तो यहां पर मैं डालूंगा सी को, तो इसका आंसर होगा सी। वाउचिंग, वाउचिंग के ऑब्जेक्टिव्स आपको वैसे भी पढ़ लेना चाहिए। वाउचिंग के ऑब्जेक्टिव थोड़े से, खाली 1-2 से क्या होगा, ये हिंदी में भी आ गया। तो वाउचिंग में हम क्या क्या काम करते हैं, पुस्तकों में
प्रत्येक प्रविष्टि उचित प्रमाण पत्र या प्रमाणक पत्र आए, यानी कि बुक्स में जितनी भी चीजें हमने एंट्री कर रखी हैं, सेल्स की, परचेज की, खर्चे पे करने की, इनकम रिसीव करने की, उनके हमारे पास उनके प्रॉपर सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं हैं, वो उनको चेक करते हैं। हमारे पास एंट्री करने का जो डॉक्यूमेंट जो एंट्री कर रखी है उन सबके बिल हैं या नहीं है। कुल मिला के बात ये हो गई है ना। कोई भी ऐसी चीज तो नहीं है जो एंट्री ना हुई हो, या एंट्री हुई है तो उसका बिल ना हो। जितने भी हमने लेखे कर रखे हैं, एंट्रियां कर रखी हैं, वो सब बिजनेस से रिलेटेड है। ऐसा ना हो कि लैपटॉप आपने परचेज दिखा रखा है लेकिन लैपटॉप आप घर पे यूज करते हैं, बिजनेस में यूज ही नहीं करते, तो वो चीज भी चेक होती है इसके अंदर। तो सब कुछ सही सही लिखा हुआ है, उसके अमाउंट को प्रॉपरली लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, ये सब वाउचिंग का काम है। वाउचर से हम ये तो चेक करते हैं चीजें। उद्देश्य सभी लेन देन जिनका व्यापार से संबंध है पुस्तकों में लिख दिए गए। ऐसा कोई लेखा नहीं लिखा गया जिसका व्यापार से संबंध नहीं है, और ऐसा कोई प्रमाणक है सोर्स डॉक्यूमेंट ना हो जिसका लेखा ना किया गया हो। हर चीज एंट्री की गई हो। सभी लेखे पूर्ण रूप से अधिकृत हैं, यानी कि पूरा एक जो अकाउंटेंट है और मालिक है सबके साइन हो रखे हों, और हर जो बिल है वो प्रॉपरली रूल के हिसाब से बना हो, नियम के हिसाब से बना हुआ हो, और प्रमाणक सारे वैध हों, वैलिड हों, और सारे के सारे बिल हमारे बिजनेस के नाम से कटे हुए हों, और हमने उसकी इंटरनल जांच खुद भी कर रखी हो। ठीक है, अगर मैं सारा पढ़ता हूं तो ये देखना पड़ता है, तो इसका आंसर ए देखो, गेटिंग नॉलेज ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, गेटिंग नॉलेज ऑफ नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी कि ये भी देखते हैं कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन बिजनेस की हैं और कौन कौन सी ट्रांजैक्शन बिजनेस की नहीं है। हम सब कुछ जांच करते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा सी। तो इसका आंसर आएगा सी। मांग के नियम का अपवाद, यानी कि एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट कौन सा चीज चलती है, वो है गिफिन पैराडॉक्स। अगर आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ो, अच्छे से पढ़ लो, बहुत छोटा सा है, ज्यादा नहीं है, कि प्राइस अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, यानी कि बाकी बातें अगर सेम रहें तो प्राइस गिरने पर वस्तु की डिमांड क्वांटिटी बढ़ जाती है, और प्राइस बढ़ने पर वस्तु की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। ये लॉ ऑफ डिमांड हो गया। लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई क्यों होता है, उसके एक तो हमें एजम्पशंस पढ़ लेनी चाहिए और उसकी एक्सेप्शंस पढ़ लेनी चाहिए, यानी कि किन किन चीजों में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, अपवाद। तो गिफिन पैराडॉक्स में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। बेसिकली ये उस तरह की घटिया चीजें, या बोलूं कि इन्फीरियर चीजें हैं जहां पर एक इसमें गिफिन पैराडॉक्स के नाम से इसको एक्सप्लेन किया गया है। मैं आपको समझाता हूं। एक फैक्ट्री के अंदर, सपोज एग्जांपल देता हूं, वर्कर्स की डेली वेज रेट थी 100 रुपीज, डेली वेज रेट थी 100 रुपीज, और वो एक पर्टिकुलर चीज खाते थे, बन। आप समझ लो कि वो बन खा रहे हैं, 2 बन डेली खा रहे हैं, उसकी वेज रेट बढ़ गई है। या आप यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड कर रहे हैं तो वेज रेट की बात छोड़ो, बन का जो प्राइस था, दो बन वो रोज खा रहा था, तो एक बन था 20 रुपए का, तो 40 रुपए के 2 बन खा जाता था। अब बन का रेट हो गया कम, बन का रेट क्या हो गया, कम हो गया, वो 10 रुपए का एक हो गया, तो बन उसको कितने के पड़ रहे हैं, 20 रुपए के 2। अब जितनी भूख थी वो तो खाता था, ये थोड़ी होगा कि रेट कम होने पे वो 3 बन खाने होगा, जितनी भूख पेट में जगह होगी उतना तो खाएगा। तो ऐसे में अगर रेट कम हो जाता है तो ऐसे में वो क्या करता था, बन तो कर देता था 1, क्योंकि 40 रुपए तो खर्च करने हैं, अब बन में खर्च हो रहे हैं 10 रुपए, बाकी बचे उसके 30 रुपए, तो वो उससे सुपीरियर क्वालिटी की चीज यूज करता था। तो यानी कि रेट घटने के बाद भी उसने बन की डिमांड को घटा दिया और बचे हुए पैसे से वो एक और बढ़िया चीज खाने लगा। तो गिफिन पैराडॉक्स ये होता है, गिफिन विरोधाभास। यहां पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हुआ। The process that entails a proper and rational distribution of work between the members of the staff and the organization, यानी कि members और organization के बीच में proper and rational distribution of work होता है,
तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? बोला तो जाता है इंटरनल चेक, इसको बोला जाता है इंटरनल चेक। When the partnership firm is dissolved, dissolution इनके विघटन हो गया, the following account is opened, realization account ओपन होता है, सी इसका आंसर है। टैली शीट्स, आपको याद होगा टैलीज, स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप टैलीज लगाते थे। ऐसे जब आप फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी जैसे मैं बोलूं कि जिन लोगों के इनकम 200 रुपये से ज़्यादा है वो कितने हैं, तो पूरे डाटा के अंदर ढूंढते हैं 1 2 3 4 5 के लिए हम क्रॉस कर देते थे। तो टैली शीट्स का प्रयोग हम किस चीज़ में करते हैं? फ्रीक्वेंसी के लिए, यानी कि कौन सी चीज कितनी बार रिपीट हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए करते हैं। तो इसका आंसर आएगा बी। (33) पर्सनल सेलिंग इज नॉट टारगेटेड टूवर्ड्स। जो पर्सनल सेलिंग होती है, यानी कि आप पर्सनली कस्टमर को गुड्स बेचना चाहते हैं, तो पर्सनल कॉन्टेक्ट तो करेंगे, टू वे कम्युनिकेशन होगा, यानी कि आप उसे समझाएंगे, वो अपनी क्वेरी बताएगा, आप उसे सॉल्व करेंगे, हाथों हाथ वो फीडबैक भी दे देगा। तो पर्सनल सेलिंग की क्वालिटी ये तीनों हैं, लेकिन ये नहीं है, तो उसने नहीं पूछा है, तो इसलिए ए इसका आंसर होगा। अकाउंटिंग प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड, अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या चीज नहीं आती? अगर आप प्रोसेस पढ़ो तो आइडेंटिफिकेशन सबसे पहला है, आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद मेजरमेंट यानी कि अमाउंट चेक करना कि कितनी अमाउंट की एंट्री है, उसको रिकॉर्ड करना, फिर क्लासिफाई करना, फिर समराइज करना, फिर एनालाइज करना, ठीक है ना, फिर कम्युनिकेशन करना, इंटरप्रिटेशन करना, ये सब चीज़ें आते हैं। ये स्टेप आपको पढ़ने चाहिए, बहुत अच्छे से पढ़ने चाहिए। तो अगर सारे आपको याद है, खाली हेडिंग भी याद है, तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग इसके स्टेप्स हैं, और कौन सा नहीं है वो है सी। 34 मुद्रा के मूल्य और सामान्य मूल्य स्तर के मध्य संबंध क्या होता है? बहुत बढ़िया बात है। वैल्यू ऑफ मनी एंड जनरल प्राइस लेवल, इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको डिटेल देना चाहूंगा। आई थिंक मैंने डाटा इकट्ठा किया था इसके लिए आपके लिए, कि आपको इसका डिटेल होनी चाहिए आपके पास। जस्ट ए मोमेंट, 1 मिनट वेट करो मेरे पास। है जी, ये रहा। एवरेज लेवल ऑफ ऑल प्राइजेज इन अ कंट्री इज कॉल्ड द प्राइस लेवल, यानी कि जितनी चीजों का भी एवरेज प्राइस होता है उन सबको ले लूं अगर मैं और सबका एवरेज निकाल दूं तो उसे बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल। व्हेन द प्राइस लेवल राइजेज, यानी कि प्राइस लेवल बढ़ेगा, तो जो हमारे पास पैसा है, हमारे पास ये नोट है, ठीक है ना, पहले हम इससे इतनी चीजें खरीद पाते थे, ध्यान देना मेरी बात पे, कितनी चीजें? 6 चीजें खरीद पाते थे। अब मेरा प्राइस लेवल हो गया, पहले इतना था, अब इतना हो गया, बढ़ गया, तो अब मैं उसकी इतनी चीजें खरीद पाऊंगा, यानी कि कम चीजें खरीद पाऊंगा। इसका मतलब मेरी उसी मनी की जो परचेजिंग पावर है, क्रय शक्ति है, वो कम हो गई, यानी कि वो पैसा, वो पर्टिकुलर स्टॉक ऑफ मनी पहले 6 चीजें खरीद पा रहा था, रेट बढ़ने के कारण वो 5 चीजें खरीद पा रहा है। इसका मतलब उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई, और परचेजिंग पावर कम हो गई तो डिमांड कम हो गई। कन्वर्सली व्हेन द प्राइस लेवल फॉल्स, प्राइस लेवल घटेगा तो हम ज्यादा चीजें खरीद पाएंगे, यानी कि परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। द वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस इनवर्सली विद द प्राइस लेवल, यानी कि हमारी मनी की जो वैल्यू है, यानी कि वैल्यू ऑफ मनी का मतलब परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर, वो कितनी चीजें, यानी कि हमारा जनरल प्राइस लेवल अगर बढ़ेगा तो हमारे वैल्यू ऑफ मनी यानी कि परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। तो वही चीज इन्होंने पूछी है।
प्राइस लेवल अगर बढ़ेगा तो मनी की वैल्यू घटेगी। तो ये इनडायरेक्ट हो गया, इनवर्स हो गया बल्कि मैं बोलूंगा। तो बी आएगा इसका आंसर। Which of the following limits the power of credit creation by commercial bank? ये क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है ये मैं आपको वैसे समझा देता हूं, लेकिन मैंने डिटेल में इसके नोट्स रखे हैं जो पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। देखो, आपने बैंक में 100 रुपए जमा किए, सेविंग अकाउंट खोला और आपने बैंक में 100 रुपए जमा कर दिए। अब जब जमा किए तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप रोज 100 रुपए अपने जो पूरे के पूरे पैसे निकाल लोगे, ठीक है ना। आपको इतने पैसे की जरूरत नहीं है। आपने उसमें से बैंक ये देखता है कि आप हद से हद उसमें से 20 रुपए निकाल लोगे, ज्यादा नहीं निकालने के, ठीक है ना। ऐसे कई लोगों का अकाउंट है, बैंक इधर उधर तो करता है पैसा और क्या करता है। तो बैंक के पास क्या बचा, 80 रुपीज बच गया। बैंक ने वो 80 रुपीज किसी को लोन ऑफर कर दिया, किसी दूसरे बंदे को लोन ऑफर कर दिया। अभी ए ने तो 100 रुपए जमा करे हुए हैं, तो ए के बैंक में कितने हैं, ए को क्या लग रहा है मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, 100 रुपए, ठीक है। अब 20 रुपए निकाले नहीं, लेकिन बैंक ने उसके लिए 20 रुपए अलग से प्रिजर्व कर लिए कि वो 20 रुपए मांग सकता है, इससे ज्यादा क्या मांगेगा वो। अब जो 80 बचे वो बैंक ने लोन ऑफर कर दिया। किसको ऑफर कर दिया, बी को। अब जब बैंक ने बी को लोन ऑफर कर दिया तो बी का अकाउंट खुल गया और बी के खाते में 80 रुपए आ गए। अब वो ऐसा तो है नहीं कि सारा का सारा लोन का अमाउंट इकट्ठे यूज कर लेगा, धीरे धीरे वो पैसा यूज करेगा, चाहे वो फैक्ट्री बना रहा है, चाहे वो मकान बना रहा है, कुछ भी बना रहा है। तो उसका भी 20% बैंक ने सोचा कि वो इससे ज्यादा क्या मांगेगा, एक टाइम पे रोक लिया। और बाकी कितना बचा, 64 रुपीज बचा। वो बैंक ने किसी और को लोन दे दिया। किसको दे दिया, सी को दे दिया। तो उसी तरीके से आगे चलता रहेगा, यानी कि पैसे बैंक के पास कौन से हैं, सिर्फ 100 रुपए। और घूम कितनी बार गए, अनलिमिटेड बार घूम गए। देखो आप, ये घूमते जाएंगे पैसे आगे, जब तक जीरो ना हो जाए तब तक बैंक आगे इसको चलाता रहेगा। यानी कि 100 रुपए के 500 रुपए बना देगा बैंक। है 100 रुपए, लेकिन सबको लगेगा मेरे भी पैसे बैंक में, मेरे भी पैसे बैंक में, ठीक है ना। और लोगों को लगेगा कि पैसे बैंक में हैं और बैंक लायबल भी है पे करने के लिए, वो एक अलग बात है। इसे बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। यानी कि एक मुद्रा को इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, घुमा घुमा के लोगों में साख पैदा करना और सबको लगे कि मेरे इतने पैसे बैंक में हैं। इसे बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। इसे बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। अब इसमें कमी क्या आती है, ये पैसा जैसे मेरे पास 100 रुपए हैं, 20 रुपए तो मैंने रोक लिए, चलो अच्छी बात है। क्या मैं बाकी बचे हुए सारे के सारे 80 रुपए लोन दे सकता हूं? जितना ज्यादा दूंगा उतना ज्यादा मनी क्रिएट होगा, क्रेडिट क्रिएशन होगा? नहीं। कुछ हमें आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है और कुछ हमें अलग से रिजर्व बनाने पड़ते हैं, अलग से रिजर्व बनाने पड़ते हैं। कैश रिजर्व रेशो, SLR स्ट्रेटेजिक लिक्विडिटी रेशो, और बैंकों के पास भी हमें रिजर्व रखना पड़ता है मेंटेन। तो जितना ज्यादा हम रिजर्व रखेंगे, सबको 10%, जितना भी ग्राहकों का पैसा जमा है उसका 10% तो हमें रिजर्व बैंक के हिसाब से उसे सेव करके चलना है, रेपो रेट्स के हिसाब से सेव करके चलना है। तो अगर 100 में 20 रुपए तो हमने बैंक ग्राहक के लिए रोक लिए, 10 रुपए का हमने बना लिया रिजर्व, तो हमारे पास कितने बचे, 70 बचे। लोन देने के लिए कितने बचे, 70 बचे। पहले कितने बच रहे थे, 80 बचे थे। यानी कि क्रेडिट क्रिएशन की पावर को क्या करता है, लिमिट करता है, उसको शॉर्टन करता है, उसके अंदर कमी करता है। कौन सा पार्ट, रेपो रेट। रेपो रेट ठीक है। इसमें थोड़ा सा डाउट है, चलो पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लो, फिर अभी आपको बताता हूं मैं 2 मिनट में। ये पढ़ो बेटा, क्रेडिट क्रिएशन, बहुत बड़ा इस पर आर्टिकल लिखा है। साख निर्माण की प्रक्रिया, वही की वही बात मैंने बताई कि कैसे कैसे किसको लोन दिया, 100 रुपए के 900 रुपए बन जाते हैं। इसका आंसर जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद ने क्या दिया है, एक बार चेक करते हैं जरा।
क्वेश्चन नंबर है 36। ए दिया है, राजकोषीय नीति निम्नांकित में से कौन वाणिज्य बैंकों की क्रेडिट निर्माण शक्ति को सीमित करता है? राजकोषीय नीति, चलो इस पे डिस्कशन करेंगे। मेरे हिसाब से रेपो रेट होना चाहिए, पर इस पे डिस्कशन थोड़ा करेंगे अभी, ठीक है। टोटल ऑफ द टू साइड्स ऑफ अकाउंट्स एंड टू फाइंड द डिफरेंस इज कॉल्ड। दोनों साइड का टोटल करके उसका डिफरेंस फाइंड करना, दोनों साइड का टोटल करके उसका डिफरेंस फाइंड करना बैलेंसिंग कहलाता है। लेजर जब आप अकाउंट बना लेते हैं, टोटलिंग करके आप बैलेंस सीडी और बीडी करते हैं, तो उसे बोलते हैं बैलेंसिंग। इसका आंसर आएगा सी। अकाउंटिंग कंसेप्ट दैट यूज्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक प्रॉपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है जिसके बेस पर बनता है वो है मैचिंग कंसेप्ट, जिसमें ये बताया जाता है कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर खर्चे और इनकम लिखते हैं तो बोथ ऑफ देम शुड बिलोंग टू सेम अकाउंटिंग पीरियड। आपने एक वर्कर से काम लिया, पूरे 12 महीने काम लिया, तो इनकम भी पूरे 12 महीने की हो गई, ठीक है ना। तो उसकी सैलरी भी आप पूरे 12 महीने की लिखेंगे, उसकी सैलरी भी आप पूरे 12 महीने की लिखेंगे, चाहे आपने पे उसे 10 महीने की हो, चाहे आपने पे उसे 15 महीने की कर दी हो, लेकिन सैलरी आप पूरे 12 महीने की लिखेंगे, ठीक है ना। मतलब ये होता है मैचिंग कंसेप्ट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से बनता है, तभी तो उसमें एडजस्टमेंट होती है कि आउटस्टैंडिंग आप उसमें ऐड करते हो, प्रीपेड माइनस करते हो। तो उसका रीजन यही होता है कि आपको वो खर्चा उतने ही टाइम पीरियड का दिखाना है जितने टाइम पीरियड आपने उससे काम लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मनी। मनी का कौन सा फंक्शन नहीं है? बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ये सब तो है ही है, ये सब तो है ही है। यूनिट ऑफ ये प्राइजेस को स्टेबलाइज करने में मनी का कोई रोल नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी। पर्सनल सेलिंग इंक्लूड्स। पर्सनल सेलिंग में क्या क्या आता है? ओरल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस, कन्वर्सन, बिल्कुल सही है, सबके सब आते हैं, ऑल ऑफ द अबव। A journal entry in which 2 or more accounts are debited credited। एक ऐसी जर्नल एंट्री जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट में हो जाते हैं, जैसे कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट साइड में 2 अकाउंट हो गए, ऐसी एंट्री बोलते हैं कंपाउंड एंट्री, संयुक्त प्रविष्टि, जिसके 2 एंट्री भी हो सकती थी लेकिन आपने एक एंट्री में ही उनको इंक्लूड कर लिया। साथ आएगा डी, कंपाउंड एंट्री बोलते हैं इसको। मैनेजमेंट इज एन ऑर्गन विच कैन बी डिफाइंड ओनली थ्रू फंक्शंस। अब बात यह आती है कि आप इसको कितना रट लोगे, कितना रट लोगे। अब ये चीज जो है वो पीटर एफ ड्रकर ने बोली है, तो कुछ मेन डेफिनेशंस तो आपको याद करनी पड़ेंगी कि ये डेफिनेशन किसने दिया है, उनके व्यू पॉइंट्स भी आपके पास होने चाहिए, और ये डेफिनेशन किसने दिया, ये डेफिनेशन किसने दिया ये सब आपके पता होना चाहिए बेटा। तो इसके बारे में भी मैंने अपने पीडीएफ में दे रखी हैं कुछ चीजें, मैं आपको दिखा देता हूं। ये तो पूरी डेफिनेशन है जो क्वेश्चन में आई थी हमारे, ये तो ये है। और पीटर एफ ड्रकर के कंट्रीब्यूशन भी आपको पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि आगे इसके भी क्वेश्चन आएंगे, और मैंने बोला था ड्रकर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे कंसेप्ट के ऊपर काम पीटर एफ ड्रकर ने कर रखा है। ये एमबीओ के ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं, काफी सारे बुक्स पेपर्स उन्होंने लिखे हैं पीटर एफ ड्रकर ने, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ भी पूछ लेते हैं, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट भी होती हैं। तो पीटर एफ ड्रकर के रिलेटेड क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। और बाकी कौन कौन सी डेफिनेशन किसने दी है, कुछ कीवर्ड को बना के आप याद कर लो, अच्छा रहेगा। जॉर्ज आर टेरी ने ये डेफिनेशन दी है, हैरोल्ड कून्स ने ये डेफिनेशन दी है। तो इस तरह से इसकी पीडीएफ में काफी चीजें कवर हैं कि कौन कौन सी डेफिनेशन किसने दी है। तो मैं
कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में ही लिंक आपको दे दूं पीडीएफ का डाउनलोड करने का। अगर नहीं मिलता है लिंक तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे ये नंबर पर। नंबर आप नोट कर सकते हैं 9045882012। इस मोबाइल पर आप व्हाट्सएप करेंगे, कॉल प्लीज ना करें, व्हाट्सएप करना और अपना परिचय देते हुए कि आपको क्या चाहिए मुझे पीडीएफ मांग लेना, मैं आपको दे दूंगा, टेंशन ना लो। तो इसका आंसर होगा सी, रेस्ट्रिक्टिंग कंपटीशन। अगर हम कंपटीशन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, गवर्नमेंट कहती है प्रमोट होना चाहिए रेस्ट्रिक्शन, ये ना हो कि बड़े बड़े जो सेलर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो एक हो जाएं तो छोटे सेलर्स जो असंख्य क्वांटिटी में हैं वो तो बंद हो जाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े एक हो जाएंगे तो उनकी तो कॉस्ट एफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है ना। और ये छोटे सेलर्स जो बना रहे हैं चीज़ों को, इनको महंगा पड़ रहा है पोर्शन, तो कंपटीशन ही मार्केट से खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट इसको मना करती है, रेस्ट्रिक्टिंग कंपटीशन। अगर हम कंपटीशन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, रोकते हैं, तो ये एक प्रतिबंधित व्यवहार है, ऐसा व्यवहार है जिसके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। तो इसका आंसर सी आएगा। अगर आप सैलरी पे करते हो तो क्रेडिट में कैश आएगा, उसमें कोई बात ही नहीं है, चाहे किसी को भी पे करो। सिस्टम अप्रोच इज नॉट प्रोपोगेटेड बाय, इज नॉट तो चलो आप याद कर लोगे कि पीटर ड्रकर ने नहीं दिए, चलो अच्छी बात है, ये सी आंसर इसका हो गया। लेकिन बाकी सबने दिए ना, फिर इसका मतलब ये हो गया ना कि बाकी सबने सिस्टम अप्रोच दिया, और कोई भी हो सकता है। तो देखते हैं और कौन कौन है। सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट क्या बोलती है? द सिस्टम अप्रोच टुक मैनेजमेंट एज ए सिस्टम, मैनेजमेंट को उन्होंने एक सिस्टम बनाया, सिस्टम की तरह लिया, और एज एन ऑर्गेनाइज्ड होल, यानी कि एक सिस्टम है लोगों का मिला के, इंटीग्रेटेड एक सिस्टम है जिसमें सब लोग मिलके काम करते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड है, एक दूसरे से संबंधित है, रिलेटेड है। सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट या सिस्टम अप्रोच इसको बोला जाता है। इसके कंट्रीब्यूटर्स किस किस ने इसको बनाया, तो ये इनके नाम हैं, ये नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो देखो कहीं से भी घूम के आ रहा है। पर ये पक्का है कि ड्रकर इनका पार्ट नहीं था, तो इसलिए ड्रकर आंसर आ गया। आपके लिए क्वेश्चन टफ हो जाता कि इन चार में से अगर वो, इन सब में से अगर एक नाम दे देते वो और कहते कि कौन सा कंट्रीब्यूटर है, और बाकी तीनों वो डिफरेंट दे देते, तो छांटना थोड़ा मुश्किल हो जाता। अगर पढ़ा हुआ है तो आइडिया रह जाता है। फिर 46 द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग, पुस्तक कलन का मेन कार्य क्या है? मेन कार्य तो इसका रिकॉर्डिंग करना ही है, चीजों को प्रॉपर बुक्स मेंटेन करना, रिकॉर्ड करना। कंपनी एक्ट, कंपनी अधिनियम की धारा 236 किससे संबंधित है? वो है प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड, प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड है बेटा। उसमें प्रोस्पेक्टस का मीनिंग और डिटेल दी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेजेस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन। ग्राफिक से कौन कौन से शो नहीं, जैसे मीडियन है, मीडियन आपको याद होगा, इसके लिए आप ओगिव या ओजाई बोलते हैं, कुछ लोग बनाते हैं, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाते हैं। अगर मोर देन से बनाते हैं और लेस देन से बनाते हैं तो कुछ इस तरह के बनते हैं। दो ओगिव बन गए, जहां दोनों ओगिव ने एक दूसरे को काटा, उस पॉइंट को नीचे मिलाता हूं तो ये पॉइंट हो जाता है मीडियन का पॉइंट हो जाता है। तो मीडियन और मोड भी आपको पता है, मोड भी डिफाइन हो सकता है जब आप बार डायग्राम बनाते हैं, तो ऐसे कुछ करके जब ये सेंटर पॉइंट मिल जाता है तो ये मोड का पॉइंट हो जाता है। कि क्वार्टाइल और मीडियन भाई बहन है, आपको पता है, क्योंकि ये सब डिवीजन है।
मोड भी प्रेजेंट हो रहा है, लेकिन अर्थमेटिक मीन प्रेजेंट नहीं हो सकता ग्राफिक मीन प्रेजेंटेशन से। तो यहां पर आएगा ए आंसर इसका। (49) ये एक विवादित आंसर है जिसका आंसर बोर्ड ने 30 to 40 डेसिबल्स का है। ये आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि अगर 30 to 40 डेसिबल से ज्यादा आवाज आती है, डेसिबल इससे ज्यादा क्रॉस हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं साउंड पोल्यूशन। 50 50वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, यानी कि संगठित मुद्रा बाजार का पार्ट नहीं है। सेंट्रल बैंक बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड है, कमर्शियल बैंक ऑर्गेनाइज्ड है, रीजनल ये तो सब ऑर्गेनाइज्ड हैं क्योंकि आरबीआई के अंडर में चलते हैं। इंडिजीनियस बैंक, देशी बैंकर जो प्राइवेटाइज्ड तरीके से आपको लोन देते हैं, फाइनेंस करते हैं, तो ये संगठित मुद्रा बाजार का अंग है ही नहीं। इन पर प्रॉपर इनकी चेकिंग, इनकी टेस्टिंग नहीं हो सकती। तो इसका ऑप्शन आएगा सी। एक देनदार को दी गई नगद छूट क्रेडिट की जानी चाहिए। अगर देनदार को हम नगद छूट देते हैं, डेटर्स यानी कि डेटर ने मुझे पैसे दिए, तो एंट्री क्या बनती है? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। कैश डिस्काउंट अलाउड टू ए डेटर शुड बी क्रेडिट टू। डिस्काउंट है तो किसको क्रेडिट हो रहा है? कस्टमर को क्रेडिट हो रही है, तो इसके उस डिस्काउंट में क्रेडिट कौन होगा? कस्टमर होगा, तो ग्राहक खाते में आएगा बी। इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, किराया क्रय पत्ती यानी कि हायर परचेज सिस्टम में एसेट अकाउंट डेबिट होता है। अब यहां पे रटने वाली बात है, कंसेप्ट पूरा पता होना चाहिए। मैंने इसकी समरी आपको थोड़ी सी दी है। देखो क्वेश्चन नंबर भी डाल दिया पहचान के लिए कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड इसमें डिटेल है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ हायर परचेज सिस्टम और मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग इन हायर परचेज ट्रांजैक्शंस। तो दोनों अप्रोच से मैंने इसमें जनरल एंट्री आपको बता रखी है। जब एसेट परचेज होती है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर होता है और फुल कैश प्राइस से होती है। हमारा क्वेश्चन का आंसर तो यही है कि फुल कैश प्राइस से ही, नकद मूल्य से उसकी एंट्री होती है परचेज की। बी आंसर आ गया। डिटेल आपको पीडीएफ में पढ़ लेनी चाहिए, मैंने समराइज डिटेल दे रखी है इसके अंदर बहुत अच्छे से, आप देखो जरा, आपके काम की है। हर केस की जनरल एंट्री है इसके अंदर खुल के। ठीक है ना। और वेंडर की बुक में भी एंट्रीज हैं सारी, बेचने वाले की, खरीदने वाले की, दोनों की बुक में एंट्री है। (53) इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड, स्ट्रेट डिमांड लाइन। अब इलास्टिसिटी पूछा है एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व पे, वो क्या होगा? तो बेटा एक बात देखो, कहाँ गया फिर, मैंने बेटा बोल दिया, सब मेरे साथी हो। ये डिमांड कर्व है। अगर मैं सेंटर पॉइंट की बात करूं तो यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड 1 के इक्वल होगा। इधर जाऊंगा तो इलास्टिसिटी डिमांड जो है 1 से ज़्यादा होगा। इधर काउंट करूंगा तो 1 से कम होगा। ये इसके पैरामीटर्स हैं, ये आपको सब पता होना चाहिए। ग्राफिकली ये चीजें नोट करी होगी तो ये रटने की जरूरत नहीं पड़ती इनको। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। अंशों के समर्पण, अगर कोई अपने शेयर सरेंडर कर दे तो उसका मतलब ये है कि वो शेयर कैंसिल हो गए। हमारी शेयर कैपिटल तो डेबिट हो जाएगी ना, यानी कि शेयर कैपिटल तो कम हो गई ना। अगर आपने शेयर को समर्पण ही कर रहा है, ओनर कम हो गए, कैपिटल कम हो गई, तो उसका इफेक्ट वही पड़ता है जो सेम 4 फीचर का पड़ता है। इसका मतलब भी तो वही है। तो आंसर आ जाएगा बी।
55 साधारण तौर पर धन के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार इसमें क्या शामिल है? अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ मनी। अब ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ मनी आपने पढ़ लिया। अब यहाँ पर कुछ बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है, यार ये अप्रोचेज अब ट्रेडिशनल भी है तो मॉडर्न भी होगी कहीं ना कहीं, तो थोड़ा सा आइडिया मैंने इसका दे रखा। 4 ब्रॉड अप्रोचेज ऑफ मनी सप्लाई: ट्रेडिशनल अप्रोच, मोनेटेरिस्ट अप्रोच, गर्ल एंड शॉ अप्रोच एंड रेडक्लिफ कमेटी अप्रोच। ये पढ़ लेना, बहुत काम आएगी। अब ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ मनी के हिसाब से मनी क्या है? मनी है करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक। कॉमर्शियल बैंक में आपका जितना पैसा है, डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है जिसे आप जब चाहें जब निकाल सकें फॉर डिमांड, और बाकी जितना पैसा आपके पास है। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से आपका मनी का मीनिंग है। 56 एक नया साझेदार अपने भाग की ख्याति के रूप में नकदी लाता है। ए न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन कैश इज शेयर ऑफ गुडविल, दिस अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, जब आने वाला पार्टनर प्रीमियम का पैसा लाता है तो वो प्रीमियम का पैसा पुराने पार्टनर्स में बट जाता है, सैक्रिफाइस रेशियो में बढ़ता है। ये तो मोस्ट फेमस क्वेश्चन हो गया, सैक्रिफाइस रेशियो में ही बढ़ता है। इसका आंसर डी आ जाएगा। जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिस वर्क। ऑफिस वर्क के लिए जनरल रूल कौन कौन से हैं? ऑफिस के ही मैनुअल में मिलेंगे, पूरे बिजनेस के मैनुअल में नहीं मिलेंगे। ऑफिस का ही मैनुअल होगा, ऑफिस की नियमावली होगी जिसमें रूल्स लिखे होंगे ऑफिस से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन? कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन का एट्रीब्यूट नहीं है, क्वालिटी नहीं है, पर क्वांटिटी ऑफ इनपुट आपका आंसर आ जाएगा, ये इसका एट्रीब्यूट नहीं है। हालांकि यहां पर थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ था, तो कुछ मेरे साथी लोग इसको स्टेट ऑफ इनपुट बोल रहे थे और कुछ लोग इसको क्वांटिटी ऑफ इनपुट बोल रहे, लेकिन हमारा माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इसका आंसर ये माना, क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स। द रिटर्न ऑफ गुड्स बाय ए कस्टमर इज डेबिटेड टू। जब कोई कस्टमर हमें गुड्स वापस करता है तो एंट्री होती है सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। तो डेबिट में क्या है? सेल्स रिटर्न, तो आंसर आएगा ए। इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, टोटल इंटरेस्ट रिसीवेबल बाय द सेलर इज क्रेडिटेड टू। जितना इंटरेस्ट हमें लेना होता है वो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में जाता है। अब ये रटने वाली बात नहीं है, आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ये सब पता रहेगा, इसका आंसर ए आएगा। लेकिन मैंने पीडीएफ में इसका भी डिटेल आपको दिया है थोड़ा सा। एक तो मैंने डिफरेंस दिया हायर परचेज सिस्टम में और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में, थोड़ा सा बहुत इजी लैंग्वेज है, आपको समझ में आएगा। और इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर जनरल एंट्री पढ़ लोगे तो आपको फिर जो ये छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं इनका आंसर आप इजीली दे पाओगे। बहुत ज्यादा एंट्री नहीं है, मेन एंट्रीज मैंने दी है इसके अंदर। ये जो 52 क्वेश्चन था इलास्टिसिटी वाला, ये उसका प्रेजेंटेशन है। चार्टर पार्टी, बेसिकली चार्टर पार्टी जो है ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड का एक मेन एग्रीमेंट है। चार्टर का मतलब होता है स्पेशलाइज्ड, पार्टी का मतलब एक बंदा, एक पार्टी जिसके बीच में, जिसके साथ हमारा ट्रेड हो रहा है। तो चार्टर पार्टी का प्रयोग किया जाता है निर्यात में, यानी कि आप जब एक्सपोर्ट करते हैं तब इसका यूज होता है इस कंसेप्ट का। तो आंसर आएगा ए। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रेफरेंस टू डेड स्टॉक्स ऑफ ए बैंक? जो बैंकों के डेड स्टॉक होते हैं,
कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। अब बात आती है डेड स्टॉक होता क्या है। अगर आपको मीनिंग पता हो तो फिर इजीली आप आंसर दे पाएंगे, तो मैंने शॉर्ट मीनिंग इसका दिया है। डेड स्टॉक्स आर प्रॉफिटेबल एसेट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स, सॉरी प्रॉफिटेबल नहीं, प्रॉफिट लेस। ये वो एसेट है जैसे बैंक ने काउंटर लगाया, बैंक ने फर्नीचर स्टैब्लिश किया, वो अपनी बिल्डिंग है। अब उन चीजों में क्या होता है, बैंक को कोई रिटर्न तो आएगा नहीं। जैसे बैंक की बिल्डिंग है या बैंक का फर्नीचर है, तो इसे डेड स्टॉक बोलते हैं, क्योंकि ये बैंक के डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी कमाने में हेल्प नहीं करते। अब देखते हैं वहां पर क्या रिलेशन बैठता है इसका। नो प्रॉफिट इंक्लूड फर्नीचर एंड बिल्डिंग, बिल्कुल सही बात है। दीज आर यूज्ड टू इंक्रीज रेपुटेशन, ये भी सही बात है, चलो, क्योंकि अच्छी बिल्डिंग बनी होगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो बैंक की रेपुटेशन बढ़ती है। दीज आर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ना 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 ना, आंसर तो डी आ गया, चलो ये तो आपको मालूम हो गया। लेकिन एनपीए भी आपको पता होना चाहिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो आप बैंक के पास कुछ गिरवी रखते हैं, बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक के पास कुछ गिरवी रखते हैं, और आप लोन नहीं चुका पाए तो जो आपने बिल्डिंग या मशीन कुछ गिरवी रखा है वो बैंक का हो गया, वो बैंक के लिए एनपीए है। क्योंकि बैंक को तो पैसे से मतलब है, बैंक की जो एसेट बची है वो कब बिकेगी, कब बैंक को पैसा मिलेगा, कब वो आगे लोन देगा, वो सब चीजें फिर बैंक के लिए एनपीए बन जाती हैं। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड, भारत के विदेशी व्यापार की समस्याएं में कौन सी समस्या है? पेमेंट ऑफ इंपोर्ट्स इन रुपीज, ना 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 ना, कोई समस्या नहीं है। इंक्रीजिंग क्वांटिटी, क्वांटिटी बढ़ेगी तो इससे क्या प्रॉब्लम होती? अनफेवरेबल ट्रेड टर्म्स, ये एक समस्या हो सकती है, यानी कि व्यापार की जो शर्तें हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जब कोई बाहर की कंपनी ट्रेड करने आती है या आती थी कह लो अभी कुछ टाइम पहले तक, तो उनको यहाँ पर बहुत सारे लाइसेंसेस और बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती है यहाँ से ट्रेड करने के लिए, या यहाँ से किसी को एक्सपोर्ट करना है या कहीं से बाहर से इंपोर्ट करना है। तो बहुत सारे ट्रेड टर्म्स हैं जो अलग अलग कंट्री के अलग हैं और हमारे देश की भी हैं। तो ट्रेड टर्म्स कहीं ना कहीं हमारे फॉरेन ट्रेड का एक कमी है, एक लिमिटेशन है जो हमारे ट्रेड टर्म्स में बाधा है। प्रतिकूल शर्तें, उनमें काफ़ी सारी शर्तें प्रतिकूल हैं, क्योंकि हैवी टैक्स लगाना, वो सब चीज़ें आपको परेशान करती हैं फिर। तो इसका आंसर आएगा सी। 64 कहाँ गया? 1991 क्राइसिस इन इंडिया वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, देखो 1991 के जो क्राइसिस हुए थे, मैंने हालांकि दिया, उनको बीओपी क्राइसिस भी बोला जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बोला जाता है। और उस टाइम पर फिस्कल क्राइसिस, फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा हुई है। अब ये फिस्कल डेफिसिट बात करूं तो ये घरेलू क्षेत्र है, डोमेस्टिक सेक्टर है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की बात करूं तो ये बाह्य क्षेत्र है, इनका एक्सटर्नल सेक्टर है। तो यहाँ पर दोनों ही सेक्टर्स में हमें प्रॉब्लम हुई थी, और दोनों ही सेक्टर की वजह से हमारे क्राइसिस पैदा हुए थे 1991 के। तो यहाँ पर आंसर बी आएगा। सॉरी, लेट मी सी इट टुवर्ड्स। हाँ, इसमें जो फिस्कल डेफिसिट हुई थी वो भी बीओपी की वजह से हुई थी, ये माना जाता है। तो यहाँ पर मैं डोमेस्टिक कारण नहीं है, डोमेस्टिक भी एक्सटर्नल ट्रेड की वजह से हुआ था, एक्सटर्नल सेक्टर की वजह से हुआ था, क्योंकि मेन इस प्रॉब्लम को जो 1991 के क्राइसिस को बीओपी क्राइसिस बोला जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बोला जाता है, यानी कि इसका सीधा सीधा जो रिलेशन है वो एक्सटर्नल सेक्टर से है, यानी कि इसका आंसर बी आना चाहिए। Which one of the following is not a part of Hawthorne experiment? Hawthorne experiment में का कौन सा हिस्सा पार्ट नहीं है? हॉथॉर्न के बारे में हमने पढ़ा था।
तो वो पढ़ लेंगे, उससे इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर सी है, क्योंकि इसके अंदर इंटरव्यू भी हुआ, एलिमिनेशन भी हुआ, मास असेंबली रूम भी हुआ, क्योंकि टेस्टिंग के सब चीजें हमने यूज करी हैं। वायरिंग का ऑब्जर्वेशन नहीं था इसके अंदर, तो सी आएगा इसका आंसर। एक बार और थोड़ा देखते हैं, 2 मिनट रुको, इसका थोड़ा देखना पड़ेगा। हाँ, सी नहीं, इसका आंसर डी होना चाहिए। और डिटेल पढ़ने के लिए मैं पीडीएफ आपको दिखाता हूं इसकी। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से फेजेस से एलिमिनेशन था, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट था, बैंक वायरिंग का भी था ऑब्जर्वेशन, मास इंटरव्यू भी था। ये 4 तो थे हमारे एमसीक्यू में, नहीं है कवर, 3 कवर हैं, लेकिन ये 4 थे। तो कौन सा कवर नहीं है, अभी इवैल्यूएट हो जाएगा। जनसभा कक्ष यानी कि मास असेंबली रूम कवर नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिलेटिव मेजर। अब ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन तो अलग बात हो गई, चलो आप जान जाओगे। अब बात है ये रिलेटिव मेजर। अब रिलेटिव है तो कोई ना कोई एब्सोल्यूट भी होगा। तो डिस्पर्शन के एक क्वेश्चन पहले भी आया था, एक क्वेश्चन ये आ गया। तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि एब्सोल्यूट मेजर्स कौन कौन से हैं और रिलेटिव मेजर्स कौन कौन से हैं। ठीक है जी, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। द टाइप्स ऑफ एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आर, जो जिससे डायरेक्टली हम मेजर डिस्पर्शन मेजर कर सकते हैं, रेंज, वेरिएंस, एसडी, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन एंड मीन डेविएशन, ये सब डिस्पर्शन के एब्सोल्यूट मेजर्स हैं। अब रिलेटिव क्या होता है, जो इनके कोफिशिएंट, इन सबके हम जो कोफिशिएंट निकालते हैं वो सब होते हैं रिलेटिव। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ एसडी, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, जितने भी हम कोफिशिएंट निकालते हैं ये सब होते हैं रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो अब ढूंढते हैं इज ए रिलेटिव मेजर, तो जो कोफिशिएंट होगा वो रिलेटिव होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। विद द हेल्प ऑफ ओगिव कर्व, अभी एक्सप्लेन किया था पीछे हमने, वी कैन एस्टिमेट। ओगिव्स क्या होते हैं, मोर देन लेस देन बनाएंगे तो एक ऐसा कर्व बन के आएगा, एक मोर देन लेस देन, एक मोर देन, एक लेस देन, जहां दोनों काटेंगे एक दूसरे को, वहां से जो निकल के आएगी वो होगी मीडियन। यानी कि इससे क्या निकलता है, मीडियन। ओगिव से क्या निकलता है, मीडियन। 68 कैश विड्रॉल बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होता है यार, इसमें क्या पढ़ना है, सी। कैश प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज शुड बी डेबिटेड टू। ठीक है, तो हम तो लिख रहे हैं ड्राइंग्स, लेकिन अगर हम कैपिटल को भी डेबिट करें, तो भी चलेगा, क्योंकि अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालेगा तो ड्राइंग डेबिट करेंगे, और ड्राइंग हमारी कैपिटल को घटाती है, और जब कैपिटल हमारी कम हो जाती है तो वो क्या होती है, डेबिट हो जाती है। तो यहां पर कैपिटल भी डेबिट हो सकती है, एक ऑप्शन ये भी है। तो इसका आंसर सी ना करके आप डी लेके चलेंगे, वो हो जाता परफेक्ट आंसर है इसका। जल्दीबाजी ना करना, बस ये ध्यान रखना, अगर पॉसिबिलिटी है दोनों के बिल्कुल परफेक्ट है तो फिर आंसर डी आएगा ना, साफ सी बात है। 69 नियरनेस ऑफ मनी। मनी की निकटता, नियरनेस। अब नियरनेस क्या चीज होती है, यानी कि एक चीज तो मनी है, ये नोटों की गड्डी है, ये तो मनी है ही है। अब ये मनी है या नहीं है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इसके अंदर लिक्विडिटी कितनी है, यानी कि ये कैश में कन्वर्ट कितनी जल्दी हो जाएगी। तो मनी की जो नियरनेस है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि उसके अंदर तरलता कितनी है, लिक्विडिटी कितनी है, यानी कि डी। कैश डिस्काउंट रिसीव्ड इज एंटर्ड ऑन 3 कॉलम कैश बुक ऑन। अगर हमें कैश डिस्काउंट मिलती है तो इसका मतलब ये होता है
कि आपने पेमेंट की है, और जब आपने पेमेंट की है आपने ए को पैसे दिए हैं तो बाई ए लिखोगे, तो डिस्काउंट कॉलम में उसकी डिस्काउंट चली जाएगी, कैश कॉलम में उसकी पेमेंट चली जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट साइड में आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? पढ़ लो एक बार, थोड़ा दिमाग लगाओ आप भी, अभी आपको आइडिया लग जाना चाहिए। इसका आंसर है डी, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी बता रहे हैं ये, तो हमें नॉट ट्रू बताना है, तो ये ट्रू नहीं है। पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन है वो मर्जी है हमारी, हम करें या ना करें, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, वो अलग बात है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। (72) वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ परफेक्ट मार्केट। अब ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो मार्केट होती है, इसके अंदर देखो परफेक्ट नॉलेज होती है, इसके फीचर्स पढ़ो और फीचर्स को सोचो तो बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। परफेक्ट नॉलेज होती है कस्टमर को, अब परफेक्ट नॉलेज होती है तो उनको हम एडवर्टाइजमेंट क्यों करेंगे कि आज हमारे से ले लो? वो तो चीज का रेट हल्का सा डाउन होते ही दूसरे कस्टमर पे, दूसरे दुकानदार पे लेना शुरू कर देता है, यानी कि चीजों का रेट हल्के से बढ़ते ही एक प्रोड्यूसर बिल्कुल फेल, ठीक है। वहां पर एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, बिल्कुल सही बात है। गुड्स बेचने के लिए किसी को एडवर्टाइजमेंट या लालच नहीं देना पड़ता, सिर्फ चीजों का वो रेट हो गया, हल्का सा रेट कम करते सारे कस्टमर्स के पास आ जाएंगे। दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ सेलिंग कॉस्ट, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ता। तो 72 के केस में सी आंसर आएगा कि सेलिंग कॉस्ट कोई नहीं है इसके अंदर। बाकी हर मार्केट के फीचर्स पढ़ना मैंने आगे पीडीएफ में दे रखा है, हर मार्केट के फीचर्स। यहाँ पे क्या काम आ रहा है? फीचर्स पढ़ना काम आ रहा है। अगर आपको हर मार्केट के फीचर पता है तो 2-3 क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे पेपर में आपको। मैकग्रेगर बड़ा फेमस मैनेजमेंट एजुकेशन प्रोवाइडर हुए और उन्होंने एक्स एंड वाई थ्योरी दी थी, मैकग्रेगर ने। अब ये एक्स एंड वाई थ्योरी क्या है? मोटिवेशनल थ्योरी है। तो कुछ मोटिवेशनल थ्योरीज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, खाली एक्स एंड वाई नहीं आती। एक्स एंड वाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बात अलग है। सम ऑफ द फेमस मोटिवेशनल थ्योरीज, मोस्लो की है, मोस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। हेर्ट्जबर्ग की है 2 फैक्टर थ्योरी। मैकक्लेंस की है थ्योरी ऑफ नीड्स। रूम की है थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी। मैकग्रेगर की थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई। बस ये पता होना चाहिए, और क्या चाहिए आपको। नीचे इनकी डिटेल भी, अगर कोई डिटेल पढ़ना चाहेगी थ्योरी में क्या क्या है तो पीडीएफ में मैंने दे दिया। (74) यहां पर तो इसका सी हो गया, ठीक है। 74 कौन सा कथन सही नहीं है? नॉट ट्रू। द जॉब ऑफ बुक कीपिंग इज एनालिटिकल। नहीं, बुक कीपिंग एनालिटिकल नहीं है, क्योंकि इसको एनालिसिस नहीं करना पड़ता, उसको तो खाली रिकॉर्ड करना है, क्लैरिकल वर्क है उसका। तो पहला ही हमें तो ए लग रहा है, बाकी मैंने पढ़े नहीं है, क्योंकि ऑप्शन तो एक ही लिखना है, बाकी आप पढ़ लेना, सब गलत है। अगर सब ओके हैं और हमें सही नहीं है पूछा था तो यही है वो ऑप्शन हमारे पास। डिमांड फॉर फर्नीचर। अब बात आ रही है फर्नीचर की डिमांड। एक तो ये कंज्यूमर अपने कंज्यूम करने के लिए मांग रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये डिमांड लॉन्ग टर्म के लिए भी है, तो इसलिए इसे ड्यूरेबल डिमांड बोला जाता है। तो ये ए और बी दोनों आ जाएगा इसके अंदर। (76) आफ्टर रीइश्यू ऑफ forfeited shares, balance of shares forfeiture account is transferred to।
देखो जब रीइशू हो जाता है तो फोरफिट शेयर का बैलेंस बच जाता है हमारे पास। तो शेयर चैप्टर में जब हम फोरफिट शेयर रीइशू करते हैं तो लास्ट एंट्री होती है फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, लिखते हैं ना, यानी कि फोरफिट शेयर का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होता है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी। कौन सा कथन सही नहीं है, पढ़ते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। सही नहीं है छाटना है में तो ये तो बुक्स की एक्यूरेसी तो जांचता ही है। तलपट का उद्देश्य है पुस्तकों की शुद्धता, नहीं, ये तो सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है, ये अर्थमेटिकल यानी कि प्लस माइनस की मिस्टेक चेक करता है। तो पहला ही हमें लग गया है तो नॉट ट्रू है, बाकी चेक करते हैं। द ट्रायल प्रोवाइड बेसिस फॉर, ये तो सही है। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रिंसिपल एरर, अब एरर के टाइप भी आपको पढ़ने चाहिए। टाइप्स ऑफ एरर भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तैयारी का। टाइप्स ऑफ एरर्स ये आप अलग से पढ़ लेना विद एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल भी आपको इसके पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के लिए बेटा। कंपेंसेटरी एरर्स आर ऑल्सो नोन एज इक्वलाइजिंग, बिल्कुल इक्वलाइज कर देता है। ये तीनों तो बिल्कुल सही हैं और हमें देखना है नॉट ट्रू कौन सा है, तो वो ए है बेटा, तो यहाँ पर ए आंसर आएगा। नेक्स्ट, मिस्टर एक्स इज मार्केटिंग मैनेजर ऑफ टीसीएस। अगर मिस्टर एक्स मार्केटिंग मैनेजर है तो देख बेटा बोडो डाटा के नीचे और बिलो लेवल से ऊपर बीच में जो काम करते हैं, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर, ऑपरेशनल मैनेजर, ये लोग जो काम करते हैं ये मिडिल लेवल मैनेजर होते हैं, मिडिल लेवल के मैनेजर होते हैं, फर्स्ट लेवल नहीं होते, ठीक है ना। सीईओ नहीं है ये, एमडी नहीं है ये, तो ये मिडिल लेवल, मध्यम स्तर के प्रबंधक होते हैं। इसका आंसर आएगा बी। हमारी दुकान का क्या नाम है, मेसर्स स्टेशनरी मार्ट विल डेबिट द परचेज ऑफ स्टेशनरी टू। अगर स्टेशनरी की दुकान है और वो स्टेशनरी परचेज करता है तो उसके लिए तो वो गुड्स हो गया, तो वो उसको डेबिट क्या, वो डेबिट कैसे करेगा, परचेज अकाउंट को डेबिट करेगा। तो हमारा आंसर होना चाहिए बी। लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो आई थी की सॉल्यूशन आया था उसके अंदर इसका आंसर दे रखा था ए, शायद उसको सही किया होगा बाद में। इसका आंसर बी है, बी। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग, पुस्तक पालन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पुस्तक पालन में सिर्फ रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग, कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, प्रॉफिट लॉस नहीं निकालते, तो सिर्फ इसका बी है ऑप्शन। बाकी पढ़ के देख लो आप, कोई लगेगा ही नहीं आपको। (81) थोड़ा दिखने में परेशानी हो सकती है आपको, ब्लर है पिक्चर थोड़ी सी। सामान्य revenue from sale of products, revenue from sale of products originally is reported as a part of earning in the period of which, ठीक है। अगर आपने गुड्स को सेल किया, अब उसका पैसा मिले या ना मिले, वो कौन से पार्ट की, कौन से पीरियड की सेल मानी जाएगी, कौन से पीरियड की वो अर्निंग मानी जाएगी, जिस पीरियड में आपने गुड्स बेचा है, जिस पीरियड में आपने गुड्स बेचा है, ये उस पीरियड की सेल मानी जाएगी। तो इसका आंसर आएगा ए। 82 निम्नलिखित में से कौन सा एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा का लक्षण है, यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का लक्षण। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर हैवी एडवर्टीजमेंट होता है, ये पक्की बात है। तो ये जबरदस्त इसका फीचर है और मैंने फीचर दिए भी हैं अपने पीडीएफ के अंदर, आप जरूर पढ़ना। एक टेबल फॉर्म में दिए हुए हैं सारे फीचर्स।
दिखा देता हूँ आपको। बड़े काम की थ्योरी बेटा आपके लिए इकट्ठी की है। आप कहोगे मैंने लिखी है, नहीं, मैंने असेंबल की है जगह जगह से छांट कर आपके लिए स्पेशल। ये ओवरऑल कंपैरिजन है हर तरह की मार्केट का, परफेक्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। अच्छे से पढ़ लेना, बहुत अच्छा आपको आइडिया लगेगा, बहुत काम की थ्योरी है। ब्रेक इवन एनालिसिस, देखो बीईपी के जो मेन फार्मूले हैं वो भी आप लर्न कर लीजिए, और 2-3 इसके डिफरेंट क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर लीजिए। बीईपी कैसे निकालते हैं, पीवी रेशो कैसे निकालते हैं, पीवी रेशो कैसे निकालते हैं, ये चैप्टर टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका थोड़ा सा पार्ट आता है, बेसिक आपको पता हो, काम चल जाता है हमारा। इज नॉन एज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, इसका दूसरा नाम ये है बेटा। तो बेसिक आइडिया चैप्टर का जोड़ लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीजीटी में भी और पीजीटी में भी। 84, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर अफेक्ट द ट्रैवलेंस, ट्रैवलेंस का मिलान में परिवर्तन डाल देगी, यानी कि डेबिट या क्रेडिट के डिफरेंस कर देगी। कौन सी एरर ऐसी? ए, पी से प्राप्त 1200 का प्राप्य विपत्र को प्रविष्टि देवी पत्र पुस्तक में 2100 से लिख दिया गया। तो ये तो पूरी की पूरी बुक में चेंज आए ना वैल्यू, 900 रुपए का फर्क डेबिट क्रेडिट दोनों में पड़ेगा, तो यानी कि ट्रैवलेंस मैच करेगा, तो ये तो इफेक्ट नहीं डालती। बी पढ़ते हैं, सम ऑफ 300 रिसीव्ड फ्रॉम एस्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट डेटर वाज फाउंड क्रेडिट टू हिज अकाउंट। ठीक है, हम बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट लिखते हैं, लेकिन हमने अकाउंट का नाम चेंज कर दिया। अब कोई ना कोई तो क्रेडिट हमने किया है ना, तो इसलिए ट्रैवलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका, ये भी नहीं है। 800 ओन बाय डेटर, ओड बाय डेटर, एक डेटर ने हमारे 800 रुपए देने थे, ओमिटेड टू बी इंक्लूडेड इन द शेड्यूल ऑफ डेटर्स, डेटर्स की लिस्ट में लिखने से रह गया, डेटर हो गए कम, और इसका दूसरा इफेक्ट कहीं पड़ा नहीं, यानी कि डेबिट साइड कम हो गई आपकी, डेबिट साइड तो कम हो गई, लेकिन दूसरी साइड का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो पक्की बात है ये चीज हमारे ट्रैवलेंस की मैचिंग करने में परेशानी करेगी, इसकी वजह से हमारा ट्रैवलेंस मैच नहीं करेगा, तो आंसर आएगा सी। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, अगर बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, मतलब कि पेमेंट साइड ज्यादा आ रही है, रिसिप्ट साइड कम आ रही है, तो बैंक बैलेंस नेगेटिव हो जाएगा, उसे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट। ए, सेल ऑफ फर्नीचर बाय ए फर्नीचर डीलर, अगर फर्नीचर डीलर फर्नीचर बेच रहा है तो, और फॉर कैश नगद बेचता है, तो डेबिट में क्या आएगा? कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो डेबिट में क्या आएगा? कैश। ए आ गया आंसर। वैल्यू ऑफ मनी रेफर्स टू, वैल्यू ऑफ मनी रेफर का मतलब अभी मैंने पीछे पढ़ाया था आपको कि एक मनी कितने गुड्स खरीद सकती है, यानी कि मनी की परचेजिंग पावर। यहां पर आंसर आएगा बी। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था का नहीं है, ये अर्थशास्त्र का है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, मोस्ट फेमस क्वेश्चन है एडम स्मिथ। शॉर्ट वर्किंग, अब रॉयल्टी अकाउंटिंग का थोड़ा सा आपको पढ़ लेना चाहिए, इसके बारे में मैंने दे रखा है, रॉयल्टी की थोड़ी सी एंट्रियां दे रखी हैं, तो रॉयल्टी के बारे में बेसिक चीजें आप जरूर पढ़ लेना, आता है एग्जाम में, ठीक है ना। शॉर्ट वर्किंग क्या होती है? जब मिनिमम रेंट ज्यादा हो जाए, रॉयल्टी कम हो जाए, तो उस केस में उसका जो डिफरेंस है उसे शॉर्ट वर्किंग बोलते हैं। बाकी मैंने एंट्रीज दी हैं, उनसे काफी कुछ आपको नॉलेज मिलेगी इसके अंदर। 90, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लगातार घट रहा है, बढ़ रहा है तो सर्विस सेक्टर का योगदान बढ़ रहा है, तो यहां पर आंसर बी आएगा।
सेल्स बुक इज रिकॉर्ड ऑफ, सेल बुक में क्या आता है, एक पहली बात तो उधार आती है और सिर्फ गुड्स आता है, तो सी आंसर आएगा इसका। Which of the following document is not relevant for vouching cash sales? कैश सेल्स के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं? किस किस डॉक्यूमेंट से आप पता लगाओगे कि कैश सेल हुई है, और वाउचिंग करने के लिए, कैश सेल की वाउचिंग करने के लिए कहां कहां से कौन कौन सी चीजें लोगे? मैंने थोड़ा सा दे भी रखा है इसके अंदर। कैश सेल्स वाउचिंग कैन बी परफॉर्म्ड बाय ऑडिटर बाय चेकिंग द डेली कैश सेल्स समरी, सेल्समैन की समरी से मालूम हो जाएगा कितनी नकद बिक्री हुई, और बैंक के स्टेटमेंट को देख के भी मालूम हो जाएगा कि, क्योंकि बैंक में पैसा जमा किया होगा हमने, इन तीनों से मालूम हो जाएगा नकद बिक्री कितनी हुई है। ठीक है ना? तो कौन सी ऐसी चीज है जो नॉट रेलेवेंट है, नॉट रेलेवेंट है, वो है बी। बाकी सब थ्योरी में कवर हो गया ऊपर जो मैंने आपको दी है। सिलेबस ज्यादा है लेकिन हर चीज का बेसिक बेसिक आता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। द अमाउंट स्पेंड टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी, अगर बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, ये ध्यान देने वाली बात है बेटा। तो ऐसे खर्चों को बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे कि मशीन परचेज करना या बिल्डिंग परचेज करना। मनी इज द पाइवट अराउंड विद द इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर्स। देखो ये डेफिनेशंस हैं मनी की, मनी सप्लाई की, किसने दी है ये थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। मैंने अपने पीडीएफ में ये चीजें आपको प्रोवाइड की हैं। ये अल्फ्रेड मार्शल ने ये डेफिनेशन दी थी। 95, डिमांड परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्ट कंपटीशन में ही होती है जिसमें डिमांड का कुछ इस तरह का बनता है, तो इसका आंसर बी आएगा। 96, बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। इस नियम के प्रतिपादक थे क्राउथर। लेकिन यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि जो हमने पढ़ रखा है ये ग्रेशम का लॉ है, तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। मनी की बहुत सारी डेफिनेशन दी है। हाँ, एट द कोर ऑफ ग्रेशम्स लॉ इज द कंसेप्ट ऑफ गुड मनी अंडर वैल्यूड वर्सेस बैड मनी। ये लॉ क्या बताता है? बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी इन सर्कुलेशन। जो बैड मनी होती है वो अच्छी मनी को सर्कुलेशन से बाहर कर देती है। ये ग्रेशम का लॉ है, क्राउथर का नहीं है। अब मैंने क्राउथर क्यों बोला? क्योंकि हमारी जो की सॉल्यूशन है बोर्ड ने हमें दिया वो उसने डी आंसर दिया था, जबकि हमारे हिसाब से डी ना होगा, इसका आंसर बी है। और फेमस क्वेश्चन है, हर बार आता है। 97, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता कहलाती है, यानी कि यूनिट फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट। हम जैसे 4 यूनिट लेते हैं और हमें टोटल यूटिलिटी मिल जाती है 10, एक यूनिट और लिए हमने, टोटल मिल गई हमको 14। तो यानी कि इस एक यूनिट को प्लस करने, 4 के बाद एक यूनिट को बढ़ाने से टीयू कितनी बढ़ी? 4 बढ़ी। तो टीयू में जो डिफरेंस आया उसे बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि एक यूनिट के कंजम्पशन से बढ़ाने से टीयू कितनी बढ़ गई, वो जो इंक्रीमेंट है वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी, बी। देखो वाउचिंग फिर आ गया। वाउचिंग और ऑडिटिंग काफी फेमस टॉपिक है। वाउचिंग इज कंसर्न विद वेरिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन।
यानी कि ट्रांजेक्शन आपने सही की या नहीं की, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को वैलिडेट करना, सही चेक करना, एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्डेड एंट्रीज एंड पोस्टिंग इन द बुक्स, उनकी एक्यूरेसी चेक करना सही है या नहीं है, ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे इसी के ऑब्जेक्टिव हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे डी 98 का। 99 नॉट ए मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। देखो प्राइमरी डाटा वो होता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा पे क्वेश्चन आता ही आता है, आ जाता है हर बार ना। प्राइमरी डाटा होता है जो खुद हम प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं होता कि किसी ने पब्लिश कर दिया उसके बाद हम उसे ले रहे हैं, न्यूज़पेपर से लेना, मैगजीन से लेना, वो होता है सेकेंडरी डाटा, वेबसाइट से लेना। लेकिन हम डायरेक्टली मेन सोर्स से डाटा लेते हैं तो वो होता है प्राइमरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने का कौन सा मेथड नहीं है? डायरेक्ट इंटरव्यू तो है, इनडायरेक्ट इंटरव्यू भी है, लेकिन नेशनल पब्लिकेशन यानी कि मैगजीन्स, बुक्स से अगर आप डाटा लोगे तो वो तो सेकेंडरी होगा। तो यहां पर आंसर हमारा आ जाएगा सी। नॉट ए क्लरिकल एरर। ओमिशन भी क्लरिकल है, जो एरर प्रिंसिपल होती है ये क्लरिकल नहीं होती। बेसिकली एरर के दो ही तो टाइप होते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल और क्लरिकल एरर। तो ये दोनों आपस में सेम कैसे हो जाएंगी? तो क्लरिकल एरर कौन सी नहीं है? प्रिंसिपल वाली नहीं है। बाकी सब एरर ये और ये तीनों ही क्लरिकल एरर हैं। टाइप्स ऑफ एरर जरूर पढ़ना, मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 101 पार्ट ऑफ कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ। ऐसी कैपिटल जो तभी मांगी जाएगी जब कंपनी वाइंड अप होने वाली होगी, ऐसी कैपिटल को बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। लैटिन वर्ड ओडायर। ओडायर का मतलब होता है सुनना, टू हियर। 103 विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग। वेरिफिकेशन करना, डिटेक्शन ऑफ एरर्स, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड का पता लगाना, वो रिकॉर्डिंग थोड़े करते हैं ऑडिटर्स। तो ये है बिल्कुल ए, इसका आंसर आएगा नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। रिकॉर्डिंग थोड़े, जर्नल एंट्री थोड़े बनाने बैठेंगे वो। 104 किसी कंपनी के आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। अब कंपनी में इंटरनल ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसका आंसर ए आएगा बेटा। रॉयल्टी के लिए मैंने आपको डिटेल दे रखी है, थोड़ा सा समरी दे रखी थी आपको। 105वां क्वेश्चन आ गया रॉयल्टी का। अंडर रॉयल्टी अकाउंट अगर स्ट्राइक हो जाए, हड़ताल हो जाए, अगर हड़ताल हो जाए तो क्या होगा? मिनिमम रेंट को प्रोपोर्शनेटली हम कम कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम पर रॉयल्टी भी कम हो जाती है, शॉर्ट वर्किंग, तो हम मिनिमम रेंट को कम कर देते हैं। यहां पर ये आएगा आंसर सी। इसमें से मिनिमम रेंट ही कम होता है प्रोपोर्शनेटली। जब सब्सिडी बुक आप मेंटेन करते हो तो स्पेशल डिस्काउंट की जो एंट्री है वो कहाँ जाएगी? वो जनरल प्रॉपर में जाएगी, क्योंकि डिस्काउंट किसी भी बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न या कैश बुक फिर नहीं जाता। डिस्काउंट के लिए फिर जनरल बना है, वो जनरल में जाएगा। लेकिन होता क्या है कि अगर आप 3 कॉलम कैश बुक बनाते हैं तो उसमें एक कॉलम डिस्काउंट का भी होता है, तो फिर डिस्काउंट वहां भी जाती है। तो ये क्वेश्चन भी डाउटफुल हो गया, पर बोर्ड ने इसका आंसर ए दिया है, लेकिन यहाँ पर सी भी हो सकता है, और इनके हिसाब से देखो तो सी ही बैठेगा। तो बोर्ड ने ए दिया, हमारे हिसाब से सी भी इसका आंसर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सिंपल डिस्काउंट नहीं है, कैश डिस्काउंट नहीं है, यहाँ पर स्पेशल डिस्काउंट है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पर आप इसको ए ही रखो, ए बेटर है इसका आंसर। एक 107
ए स्कीम ऑफ वर्क टू बी डन बाय द ऑडिटर। ऑडिटर की जो स्कीम होती है काम करने की, जो उसकी कार्य योजना होती है, उसे क्या बोला जाता है? उसे ऑडिट प्रोग्राम बोला जाता है। ऑडिट प्रोग्राम। देखना ऑडिट के कितने क्वेश्चन आ गए, ऑडिट के, वाउचिंग के, ये रिलेटेड, वाउचिंग इसी का तो पार्ट है। किसी भी एरे का, एरे का मतलब क्या होता है? जब उसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं तो उस एरे का, उस टेबल का मिडिल वैल्यू को क्या बोला जाता है? मीडियन। मीडियन, मध्य का बोला जाता है, सी। सरप्लस हो या डेफिसिट हो, जब आप इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बनाते हैं, कौन से में? एनपीओ में बनाते हैं, तो कहां जाता है? कैपिटल फंड में ही प्लस या माइनस हो जाता है, तो डी आएगा। 110, मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एवरीवेयर। ठीक है ना। अब बात वाली, इसका आंसर जान पाओगे, लेकिन आपको मैम की डेफिनेशन अगर बहुत सारी पढ़ी हुई होंगी, 10-12 तो पढ़ो यार मेन, तो मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर आप इस तरह के दे पाओगे, अदरवाइज कोई लिमिट नहीं है। तो ये डेफिनेशन जो एवरीवेयर वाली दी है, लीडरशिप एवरीवेयर, ये कीवर्ड आप बना लो लर्न करने के लिए। तो आरसी डेविस। 111, देखो एरर का एक क्वेश्चन और आ गया। एरर, डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। कौन सी एरर ऐसी है जो ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट पर इफेक्ट नहीं डालती? ठीक है, यानी कि अगर आपने कुछ ओमिट कर दिया, कोई अमाउंट ओमिट होगी, तो डेबिट या क्रेडिट कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। तो कौन सी चीज फर्क नहीं डालती है वो हमें देखनी है इसमें से, तो ये तो नहीं है। कास्टिंग एंड पोस्टिंग एरर, ये भी नहीं है कि पोस्टिंग में आपने एक अकाउंट की जगह दूसरे अकाउंट का नाम लिख दिया, तो अमाउंट पे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। ओमिशन, लेजर में कोई एंट्री आपने गलत डाल दी तो इसका भी फर्क पड़ेगा, लेकिन इसका फर्क हमारे ट्रायल पर नहीं पड़ेगा। ये आपने मशीन खरीदी और वेजेस डेबिट कर दिया गलती से आपने, तो डेबिट तो किया ना, तो ट्रायल बैलेंस पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, डेबिट गाइड इन सब पर इफेक्ट पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो इसका आंसर सी आएगा। 112, ऑडिटर। देखो एक क्वेश्चन ऑडिट का फिर आ गया। ऑडिटर गिव्स रिपोर्ट ऑन, अकाउंट की सच्चाई बताता है, फेयरनेस हमने तरीके से बनाए नहीं बनाए, अकाउंट वैलिड है नहीं है, उनके डॉक्यूमेंट्री इवेंट्स है नहीं है हमारे पास एविडेंस, तो सब कुछ, हर चीज की रिपोर्ट वो देता है, तो डी आएगा इसका आंसर। इलिटरेट कंज्यूमर्स, निरक्षर है तो कौन सा मीडिया है जो उसको प्रभावित करता है? चाहे आप निरक्षर हो लेकिन आपके घर में टीवी रेडियो ये सब रहता है, तो टीवी रेडियो जो है वो आपको प्रभावित करता है, सुनते रहते हैं, उससे प्रभावित होते भी हैं, वो आता है ब्रॉडकास्ट मीडिया के अंदर। तो इसका आंसर आएगा बी, जो आपको प्रभावित करता है अगर आप इलिटरेट हैं। सबको करता है वो तो, लेकिन इलिटरेट को भी करता है, क्योंकि मैगजीन न्यूज़पेपर तो वो पढ़ेंगे नहीं, वो तो रेडियो सुन लेंगे, इससे टीवी देख लेंगे। 114, द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ इनपुट्स ऑफ प्रोडक्टिव सर्विसेज एंड द रेट ऑफ आउटपुट। इनपुट आउटपुट के बीच का जो रिलेशनशिप है, जो फंक्शन है, उसे तो प्रोडक्शन फंक्शन बोला जाता है। अगर एक क्वेश्चनर के अंदर कितने क्वेश्चन पूछोगे, अगर सिंपल अल्टरनेटिव देना है तो मैं तो कहूंगा कि खाली यस और नो पूछो, बस 2 ऑप्शन होने चाहिए बस। बी। 116, The persons who signs the memorandum of association of a company are called। कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कौन कौन लोग साइन करते हैं? जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइबर कौन होते हैं? जिन्होंने कुछ क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर्स ले लिए हों, उस कंपनी के कुछ जो लिमिट होती है उतने शेयर्स ले लिए हों, वो सब्सक्राइबर होते हैं और वही उस पर साइन करते हैं, जो उसके मेंबर बन जाते हैं उसमें से।
लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। अब पढ़ लो। अब वो तो प्राइस और डिमांड की बात होगी ना, तो यहां पर ये आंसर हमें सही लग रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, तो बी आंसर सही है इसका। मनी इज वॉट मनी डस। सबसे सिंपल डेफिनेशन, मनी वो है जो मनी का काम करे, मनी का कार्य करे, मतलब मुद्रा का कार्य करे। यह किसने बोला था? ये वाकर ने बोला था। तो कुछ डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन किसने किसने बोली है। ये तो बहुत फेमस है, बहुत, ये क्वेश्चन कई बार कई जगह आ चुका है, नेट के एग्जाम तक में आ चुका है। बही खाते का उद्देश्य, लेजर का मेन पर्पस क्या है? क्लासिफाई करना ट्रांजेक्शन, बिल्कुल सही बात है। ट्रांजेक्शन की ग्रुपिंग करना, बिल्कुल सही बात है। हर खाते का बैलेंस निकालना, बिल्कुल सही बात है। ऑल ऑफ द अबव आएगा। तीन में से मान लो दो में भी आप सेटिस्फाई हो रहे हैं और तीसरे पे डाउट है, तो दो आंसर तो हो ही सकते। अगर नीचे ऑल ऑफ द अबव आ गया तो फिर तो वही सही बैठेगा ना, क्योंकि चारों में से एक ही ऑप्शन सही होना है। द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अनफेवरेबल, यानी कि इसे क्या बोलते हैं? लॉस। लॉस बोलते हैं तो लॉस जितना भी होगा वो कैपिटल में से माइनस किया जाएगा। इसका आंसर आएगा सी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये लॉ किसने दिया? ये लॉ किसने दिया? गोसेन। कभी आप मार्शल बता दो। एच.एच. गोसेन, एच.एच. गोसेन ने दिया ये लॉ। डिसोल्यूशन के टाइम पर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में बाई साइड में ट्रांसफर होता है। आपको पता होगा, बाय पीएफडीडी लिखते हैं आप, तो रियलाइजेशन अकाउंट में जाता है क्रेडिट साइड में। सी आंसर आएगा इसका। 123, Which one of the following is not an objective accounting? Auditing, देखो ऑडिटिंग का एक क्वेश्चन और आ गया। बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देता है, पनिशमेंट नहीं दे सकता, वो इसके ऊपर दंड नहीं दे सकता, सजा नहीं दे सकता आपको, तो इसलिए इसका आंसर आएगा सी। ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है? When total utility is maximum, marginal utility is zero। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। आप अगर आपको ये ग्राफ याद है तो मैं आपको बता दूं, ये कुछ इस तरीके से टोटल यूटिलिटी जाती है और टोटल यूटिलिटी का बढ़ने की जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, और जो इसकी स्पीड है वही उसको डिफाइन करती है मार्जिनल यूटिलिटी। जब उसका मैक्सिमम लेवल पहुंच जाता है, यानी कि उसके बाद वो और नहीं बढ़ेगी, तो वहां पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? जीरो पे पहुंच गई, देखो आप। और जब टोटल यूटिलिटी गिरनी शुरू हो जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव पहुंच जाती है। इसका मतलब क्या है? अगर टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? पॉजिटिव है। अगर टोटल यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या हो गई? जीरो हो गई। और अगर आपकी टोटल यूटिलिटी गिरनी शुरू हो गई तो उस केस में मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इस केस में आपका आंसर हो गया ए। लास्ट क्वेश्चन आज के पेपर का, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ मॉडर्न ऑफिस? एक मॉडर्न ऑफिस के क्या क्या फंक्शन है? इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है, प्रोवाइड भी करता है, पब्लिक रिलेशन ऑफिस होता है, पीआरओ बोलते हैं इसको। तो ये सारे फंक्शन मॉडर्न ऑफिस के हैं। इसका आंसर आएगा डी। और मैं कोशिश करूंगा आपको पीडीएफ का लिंक जल्दी से बना दूं, नहीं तो मैं आपको प्रोवाइड तो कर ही दूंगा आपकी डिमांड पर। पीडीएफ मेरे पास है, मेन क्वेश्चंस के आंसर उसमें और डिटेल है जो आपको और चाहिए। आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस तरीके से आप तैयारी करो।
ऑल द बेस्ट, थैंक यू।